हेलो एवरीवन, मेरा नाम निर्मल पांडे है। वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि जेई की नोटिफिकेशन अभी 1 या 2 दिनों में आउट हो जाएगी। उसकी वैकेंसी डिटेल्स तो अब एडवर्टाइजमेंट में आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे डील करेंगे। इससे पहले सर्वे सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट किया था और आरसीसी का भी एक पार्ट आ चुका है, उसका अगला पार्ट भी जल्द अपलोड हो जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को पुख्ता रखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप अपना 100% देंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जो हाईवे इंजीनियरिंग है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आप अगर अच्छे से पढ़ें तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिसको आप अच्छे से करना है आपको, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जहां पे आप गलती कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको हाईवे में डेवलपमेंट ऑफ रोड्स जो है, चाहे वो रोमन रोड्स हो, ट्रेस्केट रोड, टेलफोर्ड रोड, मेटकेल्फ कंस्ट्रक्शन, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट है बस एक बार रीड मार लीजिएगा, एकदम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस एक बार याद कर लीजिएगा, क्या पता आपको सीक्वेंस पूछ ले। जो मैकेडम कंस्ट्रक्शन है उसे आप अच्छे से थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि मैकेडम कंस्ट्रक्शन में आपको पूछ सकता है कि जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया गया था 1/36 ड्रेनेज पर्पस के लिए, तो वो कितना था, 1/36 था, 1/42 था, जो भी था, तो ऐसा पूछ सकता है। आप एक बार वाटर बाउंड मैकेडम और वेट मिक्स मैकेडम का जो डिफरेंस है उसे भी एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट होता है आपका जयकार कमेटी से, जो 1927 में फॉर्मेशन हुआ था, और उसके कुछ रिकमेंडेशंस थे जो फॉलो हुए, और उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन हुआ। इसमें इसके जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना होगा। 1929 सेंट्रल रोड फंड है। 1934 आपका एक सेमी टेक्निकल बॉडी, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी जो है वो फॉर्मेशन हुआ था इंडियन रोड कांग्रेस के रूप में। मोटर व्हीकल एक्ट इन 1939, CRRI का फॉर्मेशन हुआ 1950 में, हाईवे रिसर्च बोर्ड बना 1973 में। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा जो 20 ईयर प्लान है, नागपुर रोड प्लान 43 से 63, आपका बॉम्बे रोड प्लान या सेकंड 20 ईयर रोड प्लान जो है 61 से 81, और उसके बाद आपका लखनऊ रोड प्लान 1981 से 2001। और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक्सप्रेसवे कब आया, कितने किलोमीटर का था, डेंसिटी कितना टारगेट किया गया था, कितना अचीव हुआ, ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको डायरेक्ट एज अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है। तो क्योंकि अगर आप इसे पढ़ ले तो डायरेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं है। उसके बाद रोड पैटर्न्स एक बार देख लीजिएगा कि चंडीगढ़ सिटी में जो रोड पैटर्न है वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर है। आपका दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो है वो कौन सा है, रेडियल एंड सर्कुलर है। मतलब छोटे से पॉइंट्स हैं, पूछा जा सकता है। इंजीनियरिंग सर्वेज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप स्टडी, रिकोनाइसेंस, प्रिलिमिनरी सर्वे और फाइनल लोकेशन और डिटेल्ड सर्वे। सबसे पहले तो इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि मैप स्टडी में क्या किया जाता है, प्रिलिमिनरी में क्या किया जाता है, रिकोनाइसेंस में क्या किया जाता है, डिटेल्ड सर्वे में क्या किया जाता है। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि ये वाला जो कार्य है ये किस स्टेज में किया जाता है, या फिर ये पूछेगा ऑपोजिट वे में कि इस स्टेज में इनमें से कौन सा कार्य किया जाता है। तो आप तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप अच्छे से पढ़े होंगे। इंस्ट्रूमेंट्स किस स्टेज में कौन कौन से यूज होते हैं, प्रिलिमिनरी में इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, डिटेल्ड में कौन सा यूज होता है, आपका मैप स्टडी में क्या क्या किया जाता है, रिकोनाइसेंस में क्या क्या किया जाता है, ये सब पता होना चाहिए। और उसके बाद आपका NHDP के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो कौन कौन सी सिटीज को ज्वाइन करता है, हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक मैक्सिमम यूटिलिटी वाला एक कंसेप्ट है, उसे आप देख लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार छोटा सा पॉइंट है, देख लीजिएगा उसे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाईवे इंजीनियरिंग में वो है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन है इसको अच्छे से करना है आपको। सबसे पहले आपका टोपोग्राफी और टेरेन, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप आपको पता होना चाहिए। उसके क्रॉस स्लोप कितने होते हैं, 0 से 10%, 10 से 25%, 25 से 60%, 60 से ज़्यादा परसेंट जो है फिर वो स्टीप में आ जाएगा। उसका डिजाइन स्पीड्स की वैल्यू जो है आपको रैंडमली पूछ सकता है कि प्लेन में कितना रखते हैं, रोलिंग में कितना रखते हैं, माउंटेनियस में कितना रखते हैं और स्टीप में कितना रखते हैं। इसके बाद रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या देखना है, PIEV थ्योरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है, उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि
इंटेलेक्शन का मतलब क्या है, इमोशन का मतलब क्या है, वोल्यूशन मतलब क्या है। उसके बाद आपका वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, पेडेस्ट्रियन स्पीड हम कितना लेते हैं, 1.2 मीटर्स पर सेकंड लेते हैं। डायरेक्ट आपको डेटाबेस पूछ सकता है। डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका पैसेंजर कार यूनिट। पीसीयू क्या होता है, डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। जो व्हीकल्स है, मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, उसके पीसीयू वैल्यूज अच्छे से पता होने चाहिए। उसका पीसीयू जो डेफिनेशन है वो बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है, तो उसका डेफिनेशन को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे 2 में। और उसके जो वैल्यूज है पर्टिकुलर व्हीकल के लिए ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स है, इसके डेफिनेशन और इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो पूछ सकता है। जैसे राइट ऑफ द वे हम कितना प्रोवाइड करते हैं, रोड मार्जिन क्या क्या है, विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन कितना होता है, मतलब 3.75 सिंगल लेन, डुअल लेन है, विदाउट कर्व, विद कर्व, मल्टी लेन है तो कितना, इंटरमीडिएट लेन है तो कितना, पता होना चाहिए। शोल्डर्स क्या होता है, मिनिमम शोल्डर कितना प्रोवाइड करते हैं, उसमें केम्बर कितना प्रोवाइड करते हैं। पार्किंग लेन क्या होता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ले बाई क्या होता है, साइकिल ट्रैक क्या होता है, ड्राइव वे क्या होता है, फुटपाथ, गार्ड रेल्स, इसके छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन भी एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये जेई का एग्जाम है, सब इंजीनियर का एग्जाम है, तो आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन का स्पेसिफिकेशन क्या है, कर्व्स क्या होता है, लो माउंटेबल कर्व, सेमी बैरियर टाइप और बैरियर टाइप, तो इसके स्पेसिफिकेशन क्या है। अच्छा, अभी क्योंकि हमको याद आया कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपको डीमोरलाइजेशन फील होती है या आप नर्वस फील करते हैं। स्वाभाविक है कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत नर्वसनेस आएगा, थोड़ा बहुत डीमोरलाइज भी आप होंगे, लेकिन अगर आप उस चीज को अपने प्रिपरेशन को अफेक्ट करने दे रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप ये चीज करने दे रहे हैं कि सामने कोई सिचुएशन आपको हैम्पर कर रहा है तो ये गलत है। आप उसे अपने स्ट्रेंथ के रूप में यूज कीजिए। नर्वस है, अच्छे से पढ़िए, और डीमोरलाइजेशन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने ज्यादा पोस्ट हैं, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लाइफ इसके बाद इतनी अच्छी होगी, तो डीमोरलाइज होने का कोई इसमें तर्क नहीं बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो आप करने जा रहे हैं ये आसान नहीं है। कोई अगर कहता है कि आसान है तो हम नहीं मानते, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में आसान नहीं है। लेकिन अगर आसान होता तो उतना बड़ा भी नहीं होता। अगर आप कोई बड़ा चीज पाने जा रहे हैं तो वो आसानी से तो नहीं मिल सकती ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करने के बाद इस चीज को अनुभव जब करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। तो मेहनत कीजिए, लेकिन जो बाहरी फैक्टर्स है उसे खुद को अफेक्ट करने मत दीजिए। अपना प्रिपरेशन, अपना मानसिकता, अपनी मेंटेलिटी को खुद के कंट्रोल में रखना आपको चाहिए। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से करना चाह रहे हैं तो थोड़ा मेडिटेट भी कीजिए, अपना एक दिनचर्या बनाइए जिसे आपको हर दिन फॉलो करना है। उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब आप रात को सोएंगे और देखेंगे कि मैंने जो सोचा था आज मैंने वो किया, तो आप खुद में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। गलतियां बहुत होती हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं कहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपके अगर वीक है तो आप क्लासेस भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपको किसी चीज में दिक्कत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बीच में ये सब पॉइंट्स क्योंकि मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। केम्बर और क्रॉस स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टेबल है, हाई टाइप बिटुमिनस या फिर सीमेंट कंक्रीट, थिन बिटुमिनस, अर्थ रोड और वाटरबॉर्न मैकेडेम। और उसके बाद हैवी रेनफॉल के लिए कितना क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं या केम्बर प्रोवाइड करते हैं, और लो रेनफॉल के लिए कितना 1.7%, 2%, 2 से 2.5%, फिर 2.5 से 3%, 3 से 4%। फिर उसका आपको इसमें भी पता होना चाहिए कि 1 in 50, 1 in 40, 1 in 33.33, 1 in 25, ये पता होना चाहिए। शेप क्या क्या होते हैं क्रॉस स्लोप के, पैराबोलिक है, ट्राइंगुलर है, या स्ट्रेट एंड पैराबोलिक दोनों है। उसके बाद आपका पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्रिक्शन, अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। बम्प इंटीग्रेटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि अनइवननेस इंडेक्स किससे ज्यादा होगा तो वो गुड पेमेंट है, जिससे कम होगा तो वो पुअर पेमेंट है। ये वाला भी एक वैल्यू आप याद रख लीजिएगा। आपका जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है वो कितना हो रहा है, आपका जो लैटरल फ्रिक्शन है वो कितना है, किस में अप्लाई करता है। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
साइड डिस्टेंस में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? स्पीड ऑफ द व्हीकल, ड्राइवर रिएक्शन टाइम, ब्रेक एफिशिएंसी, ग्रेडियंट और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। आपका रिएक्शन टाइम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में कितना लिया जाता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में कितना लिया जाता है, ये पता होना चाहिए। पीआईवी थ्योरी के चलते ये आता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूले क्या है, अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में आप गलती कर जाएंगे, अगर आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछे और आपको पूरा वैल्यू दिया होगा तो आप तो साइड डिस्टेंस निकाल के आ जाएंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और उसका भी ऑप्शन वहां पे दिया होगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वो ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, लैग डिस्टेंस पूछ रहा है, या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछ रहा है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछ रहा है, या आपको ये बोल रहा है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछ रहा है लेकिन कंडीशन दे दिया है कि 2 वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड, या फिर 2 वे ट्रैफिक ऑन 2 लेन रोड, तो कहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा, कहां पे नहीं होगा। इंटरमीडिएट में 2 मल्टीप्लाई होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपका ग्रेडियंट वाला भी कंसेप्ट है कि अगर अप ग्रेडियंट पे जा रहे हैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, स्पीड से बढ़ता है कि कम होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से बढ़ता है कि कम होता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रीजनिंग टाइप में पूछ सकता है, जिसमें आपकी थिंकिंग जो है वो टेस्ट होगी। फिर है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में आपको पता होना चाहिए कि जो ड्राइवर आई लेवल है वो कितना लिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट का जो, या फिर सामने वाले ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना लिया जा रहा है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में भी सेम चीज आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ, एक और बात, जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, अच्छे से देख लीजिएगा कि उसमें जो v है वो मीटर्स पर सेकंड में लेना है या किलोमीटर पर आवर में लेना है। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, क्योंकि बहुत सारे एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं जिसमें आपको v किलोमीटर पर आवर में चाहिए और कहीं पे आपको v जो है वो मीटर्स पर सेकंड में चाहिए, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था, इसमें ट्वाइस ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लिया जाता है। उसके बाद कर्व्स की बात हुई, कर्व्स में आपको एडवांटेज पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है, वर्टिकल कर्व क्या है पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कर्व में आइडियल क्या होता है, वर्टिकल कर्व में सैग कर्व है, समिट कर्व है, तो उसमें क्या आइडियल कर्व होता है, समिट कर्व और सैग कर्व में वो स्पाइरल है या क्यूबिक पैराबोला है या स्क्वायर पैराबोला है, ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ द कर्व्स आपको पता होने चाहिए, जैसे सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ब्रोकन बैक कर्व्स क्या होते हैं, किसका जो रेडियाई है किधर मुड़ने पर वो कंपाउंड है, किसका रेडियाई अनइवन होता है या किसका सेम होता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इंपैक्ट फैक्टर, P/W की मैं बात कर रहा हूं, V²/GR। उसके बाद कंडीशन आता है कि स्टेबिलिटी कंडीशन अगेंस्ट ओवरटर्निंग, स्टेबिलिटी कंडीशन अगेंस्ट स्किडिंग। तो आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो किससे कम होना चाहिए कि वो ओवरटर्न ना हो, या फिर वो किससे कम होना चाहिए कि वो स्किड ना करे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये पता होना चाहिए। सुपर एलिवेशन, कोफिशिएंट फ्रिक्शन और वेलोसिटी और रेडियस का जो रिलेशन है E+F = V²/GR, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें v मीटर्स पर सेकंड में है कि किलोमीटर पर आवर में है। उसके बाद रिकमेंडेशन सुपर एलिवेशन के कितने हैं, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अर्बन रोड में 4%, प्लेन रोलिंग में 7%, माउंटेनियस स्टीप में 10%। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है, उसमें प्रेशर एट इनर एंड आउटर टायर को सेम लिया जाता है, फ्रिक्शन को 0 कर दिया जाता है। आपको पूछेगा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, है ना, तो अगर आपको ये चीज याद नहीं होगा कि वहां पे f को 0 किया जाता है तो f का वैल्यू आप डाल के उसे सॉल्व कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो वाला जो आंसर आप लाएंगे वो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। सुपर एलिवेशन को अटेन कैसे करेंगे, 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप क्राउन को एलिमिनेट कीजिए या फिर आप रोटेट कीजिए। क्राउन को एलिमिनेट करने के भी 2 तरीके हैं और पेमेंट को रोटेट करने के भी 2 तरीके हैं। पेमेंट को रोटेट करने के लिए आप अबाउट द सेंटर लाइन भी कर सकते हैं और अबाउट द एज भी कर सकते हैं। अगर आप अबाउट द एज कर रहे हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा, अबाउट द सेंटर लाइन अगर आप कर रहे हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा। डिजाइन और सुपर एलिवेशन वाला भी पार्ट एक बार देख लीजिएगा कि 0.75 V क्यों लिया जाता है, 75% क्यों लिया जाता है, पूछ सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है और क्यों प्रोवाइड करते हैं। 2 टाइप के एक्स्ट्रा वाइडनिंग होते हैं, मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या है, उसमें V का जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में है कि मीटर्स पर सेकंड में है। मैकेनिकल वाइडनिंग का भी सेम कंसेप्ट है। कर्व रेजिस्टेंस क्या होता है,
एक बार देख लीजिएगा ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन वाला क्वेश्चन तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये वाला पार्ट आता ही है और लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत लोग गलती करके आते हैं। इसमें दो चीज मैं बता दूंगा जो हमेशा आपको याद रखना है। सबको पता होता है कि 30+R/R और 75/R, ये दो चीज सबको याद रहता है। एग्जाम में आप भूल जाएंगे कि वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है, कि वो मिनिमम ऑफ 30+R/R और 75/R में लेना है कि मैक्सिमम ऑफ में लेना है। अभी आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे और एग्जाम में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि मिनिमम ऑफ 30+R/R या 75/R होता है ना। उसके बाद आप माइनस करते हैं अपने ग्रेड से तो कंपनसेटेड ग्रेड आपको मिलता है ना। तो और जो ग्रेड कंपनसेशन है आपका वो 4% से कम रिकमेंड नहीं करता है IRC, तो ये चीज को भी याद रखना है। पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट आपका जो मिनिमम वाला पार्ट है वो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग मैंने बताया, एक और पार्ट इसमें ये है, जब वो रेडियस पे डिपेंड करता है कि रेडियस अगर आपका 300 से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो 50 से 300 के बीच में है तो वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग अंदर की तरफ प्रोवाइड किया जाता है। और अगर वो जो है सॉरी मैंने जो कहा वो अभी गलत कह दिया, रेडियस अगर 50 से कम है तो वो बस एक ही साइड प्रोवाइड होगा, और अगर 50 से 300 है तो दोनों साइड इक्वली प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांजिशन कर्व के यूजेस क्या है, एडवांटेज क्या है, कौन कौन से टाइप के, स्पाइरल, लेमनिस्केट, क्यूबिक पैराबोला, कौन से डिग्री तक तीनों सेम रहते हैं, और उसके बाद जो स्पाइरल है वो कहाँ यूज किया जा रहा है, सबमिट कर्व में कौन सा यूज किया जा रहा है, सैग कर्व में कौन सा यूज किया जा रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व 3 तरीके से निकाला जा सकता है, बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड बाय रिकमेंडेड बाय IRC, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। जो आपका रिकमेंडेड बाय IRC उसका न्यूमेरिकल आपको आ सकता है 2.7 V²/R या V²/R। प्लेन रोलिंग के लिए 2.7 V²/R, माउंटेनियस स्टीप के लिए V²/R। इसमें जो V है वो km/h में है। सेटिंग आउट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, L²/24R, डायरेक्ट पूछता है। फिर आपका है सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। सिंगल लेन के लिए क्या है, डुअल लेन के लिए क्या है, व्हेन लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज लेस देन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और व्हेन लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज मोर देन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। इसका न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा, इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला और उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में 4 टाइप के जो ग्रेडियंट है, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट। इसका डेफिनेशन कहां पे प्रोवाइड होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसका जो वैल्यू है रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का, किस पे, आपका टेरेन के टाइप पे, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप, ये पता होना चाहिए। 3.3, 5, 6.7%, 5, 6, 7%, 6, 7, 8%। मैं बता रहा हूं इस सीक्वेंस में, रूलिंग, लिमिटिंग और एक्सेप्शनल में। तो ये टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डायरेक्ट पूछेगा कि रोलिंग टेरेन में लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा आपको डायरेक्ट पूछेगा। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि 3.3 जो है वो रूलिंग का है, लिमिटिंग का 5 है और एक्सेप्शनल का 6.7 है। उसके बाद सबमिट कर्व का जो बेस्ट शेप है वो क्या है, आइडियल शेप क्या है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, nx²/2l, उसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको। उसके बाद आपका लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व जब आपको निकालना हो तो n²/4.4 या n²/2 इंटू √h, कैपिटल H प्लस √h का स्क्वायर। और उसमें कैपिटल H क्या है, स्मॉल h क्या है, कौन कौन से वैल्यू उसमें लिया जाता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या है, 4.4 आ रहा है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में 9.6 आ रहा है। और जब आपका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है तो क्या होगा, और अगर ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। और वैली कर्व में आए हम, सैग कर्व में, तो कौन कौन से क्राइटेरिया उसमें आते हैं, उसमें कंफर्ट क्राइटेरिया भी आ जाता है। और वो कंफर्ट क्राइटेरिया क्यों आता है और वही चीज उसमें क्यों नहीं था आपके सबमिट में। सबमिट में क्या होता है, आपका वेट नीचे लग रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लग रहा होता है तो वो काउंटर कर लेता है। सैग में क्या होता है, उसका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल भी बाहर जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, वो कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं, इसलिए कंफर्ट क्राइटेरिया वहां पे आता है। और इसमें हेडलाइट साइड डिस्टेंस पे भी बेस्ड होता है, इसमें बीम एंगल कितना लिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका जो है हाईवे इंजीनियरिंग का पहला पार्ट।
इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम हाईवे इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम 2 पार्ट में वीडियो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियोस एक क्विक रिकैप की तरह होगी। आप इस वीडियो को देखेंगे, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको जरूर नजर आएंगे जिसमें आपको वर्क करने की जरूरत होगी, तो उस पर आप वर्क करेंगे। और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैंने बताए हैं जहां पे आपकी गलतियां हो सकती हैं, तो उसे भी आप रेक्टिफाई करेंगे। ये जो आपका 50 से ऊपर वाले दिन बचे हैं, 50, 52, 54 दिन जो बचा है, इसको आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि ऐसा भी नहीं कि 10-12 घंटा लगातार पढ़े जा रहे हैं। इतना भी खुद पे स्ट्रेस नहीं देना है। जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें ताकि जो पढ़ा हुआ है वो आपके दिमाग में रहे, इसका टारगेट कीजिए। अच्छे से अपना डाइट बनाएं, अपना जो दिनचर्या है उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करें, एक टाइम टेबल को फॉलो करें, पॉजिटिव लोगों के साथ बातचीत करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। सोशल मीडिया को इस वक्त के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं पूरा बंद करने को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अगर आप खुद पे स्ट्रेस देंगे तो वो गलत तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है। बहुत कम कर दीजिएगा और प्रोडक्टिव चीज़ ज़्यादा कीजिएगा। यही आशा है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन निश्चित होगी और आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। एनएस इंजीनियर्स अड्डा जो है हमेशा आपके साथ है। और जो टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हैं हमारे ऐप या वेबसाइट से, नीचे उसका लिंक प्रोवाइडेड है। अगर आपको क्लासेस या किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई दिक्कत हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो धन्यवाद, और आगे वाले वीडियो में हम फिर से मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।